नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पिछले कुछ दिनों में दो घटनाएं हुई। एक श्रीकांत त्यागी का मामला हुआ जब वो एक महिला को धमका रहे थे, और दूसरा अभी 2-3 दिन पहले यानी शनिवार इतवार की बात है, जब एक महिला वकील सुरक्षा गार्ड जो सोसाइटी के गार्ड होते हैं उनके साथ बदसलूकी कर रही, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार का कोई सदस्य सुनना भी चाहेगा, उस वीडियो को देखना भी चाहेगा। उनके जितने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, उनके जितने कलीग होंगे, उन सब के मन में उनके प्रति क्या धारणा बनी होगी, शायद इसका उनको अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा। लेकिन ये सब हुआ क्यों हुआ? ये दोनों मामले मैं इन मामलों के आपराधिक डिटेल में और क्या धारा लगी, क्या इनको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं इस मनोवृत्ति की बात कर रहा हूँ। ये मनोवृत्ति है, ये जो मैं बार बार कहता हूँ, एंटाइटलमेंट का जो भाव है। ये भाव है कि हम बड़े हैं और तुम छोटे हो, हम श्रेष्ठ हैं तुम कमतर हो, और तुम कमतर हो तो तुम्हें इसका एहसास दिलाने का एक ही तरीका है हमारे पास कि तुम्हें अपमानित किया जाए, और तुम अपमान झेलो और चुपचाप रहो, बर्दाश्त करो, तब हमारी श्रेष्ठता जो है स्थापित होती है। उसके बिना जो है हम कैसे पता चलेगा कि हम श्रेष्ठ हैं तुम कमतर हो? यही श्रीकांत त्यागी के मामले में हुआ, जब उस महिला के साथ वो बातचीत कर रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे। और उसके अलावा दूसरा जो है, ये वकील महिला जो है वो दिव्या राय जो है, उन्होंने जो कुछ किया सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने नोट किया। महिलाओं को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है पिछड़े और दलित में शामिल करते थे महिलाओं को, कि बहुत अत्याचार होता है, बहुत सहती है। सही बात है, और महिलाएं अत्याचार सहती हैं और बोलती नहीं हैं, उसका प्रतिकार नहीं करती। जो कुछ हुआ श्रीकांत त्यागी के मामले में, वो महिला और जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वो भी इसी तरह से अत्याचार सहता है, बोलता नहीं है। उसमें ये गार्ड, दोनों का व्यवहार देखिए, वो अपने को किसी तरह से कमतर मानने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये मेरी नज़र में बड़ा सामाजिक बदलाव है। ये जो श्रेष्ठता का भाव है, जो एंटाइटलमेंट का भाव है, उसके खिलाफ ये मुनादी है, शुरुआत है। अगर इस भाव वाले संभले नहीं, अगर इस भाव वाले सुधरे नहीं, तो आने वाले दिन उनके लिए बहुत ख़राब होने वाले। तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे और वो जो महिला थी, मैं मानता हूँ कि इन दोनों का समाज को सम्मान करना चाहिए, कि अत्याचार के खिलाफ दबे नहीं, झुके नहीं और रुके नहीं। कोई बदसलूकी नहीं की, कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई ऐसा आचरण नहीं किया जिसको आप सभ्य न कह सकें, जिसे सभ्यता के दायरे से बाहर ले जाना कहें। उस गार्ड के सामने प्रोवोकेशन इतना ज़्यादा था कि वो पलटकर जवाब दे सकता था, हाथ उठा सकता था। और शायद बहुत से हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऐसी परिस्थिति में ऐसा करते, लेकिन उसके संयम की आप दाद दीजिए, किस तरह से संयम के साथ वो डटा रहा। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, तभी ये एंटाइटलमेंट का बोझ लिए जो अपने सर पर घूम रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि वो भी सामान्य नागरिक हैं जैसे दूसरे हैं। यहाँ कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई कमतर नहीं है, ये नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई गुलाम नहीं है। लेकिन इस मामले ने दूसरा रंग ले लिया है, ख़ास तौर से श्रीकांत त्यागी वाले मामले ने। अब जब किसी भी मुद्दे में, अभी तक ये मामला अपराध का मामला था, एक आपराधिक कृत्य का आरोप था, उसकी पुलिस जांच कर रही है, उस मामले में जो है दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, जेल चले गए, ये सब कुछ हो गया। ये सामान्य जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो चल रही थी। अब श्रीकांत त्यागी वाले मामले में जाति और राजनीति दोनों उतर गए, तो उसका रंग बदल गया है। श्रीकांत त्यागी के मामले में नोएडा के जो सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, एक हॉस्पिटल चेन के मालिक हैं और बहुत सारी संपत्ति है उनकी,
उन्होंने जो शुरू में स्टैंड लिया वो उस महिला के समर्थन में उतना नहीं था, जो पीड़ित है उसके समर्थन में उतना नहीं था। वो स्कोर सेटल कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार से, खासतौर से नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन से। उनके अलावा 3 और उनके सांसद साथी हैं जिनको लगता है कि अब उनका पहले जैसा दबदबा नोएडा प्रशासन में नहीं रहा, तो उनका कारोबार बड़ा मंदा हो गया है। तो उसका गुस्सा था जो उन्होंने निकाला और पुलिस को गाली दी कि एक्शन नहीं ले रही। पुलिस ने एक्शन लिया तो अब शिकायत है कि पुलिस ज़्यादा एक्शन ले रही है। लेकिन उनको उस समय ज़रा भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि श्रीकांत त्यागी के समर्थन में उनका समाज खड़ा हो जाएगा। तो रविवार को, अभी जो बीता है मतलब कल रविवार को, त्यागियों की महापंचायत हुई और उसमें बहुत सारी मांगें रखी गईं। उसमें कहा गया कि जो है श्रीकांत त्यागी ने जो अपराध किया है उसी की सज़ा मिले, उनके परिवार को परेशान न किया जाए, उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा ना हो, उनका जितना अवैध निर्माण था सिर्फ वही गिराया जाए, जो वैध था अगर गिर गया है तो उसको फिर से बनाया जाए। इसके अलावा ये भी कहा कि उन पर जो है गैंगस्टर एक्ट वगैरह जो है वो न लगाया जाए। इस तरह की मांगों के साथ, इस तरह की मांगों से बीजेपी को कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। लेकिन अगली 3 मांगें उनके जो मांग पत्र में है कि डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। दूसरी मांग, डॉक्टर महेश शर्मा की संपत्तियों की जांच की जाए। तीसरी मांग, भारतीय जनता पार्टी उनको पार्टी से निकाल दे। इसने राजनीतिक रूप ले लिया है। अब मैं बताऊं आपको, ये जो महापंचायत हुई है, त्यागियों की महापंचायत, जो मैंने देखी सुनी पढ़ी है, वो याद दिलाता है 1980 का दौर, जब माया त्यागी कांड हुआ था। इससे बड़ी पंचायत हुई थी त्यागियों की, लंबा आंदोलन चला था। और किस्सा आपको बता दें, अगर बहुत से लोगों को पता नहीं होगा आप में से, 18 जून 1980 का किस्सा है, आज से 42 साल पहले का। गाजियाबाद निवासी ईश्वर त्यागी अपने 2 साथियों और अपनी पत्नी के साथ बागपत के पास एक शादी में शरीक होने जा रहे थे। रास्ते में बागपत से पहले उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। वहाँ कोई पुलिस वाला आया, SI था नरेंद्र सिंह, उससे उनकी कहासुनी हो गई। वो उस समय तो चला गया, फिर जाकर अपने साथियों को, पुलिस के और दूसरे लोगों को लेकर आया और तीनों, ईश्वर त्यागी और उनके दोनों साथियों को गोली मार दी। उनकी पत्नी माया त्यागी का ऐसा आरोप है कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके बाद उनको निर्वस्त्र करके बाजार में घुमाया गया। बहुत हंगामा हुआ, बड़ा आंदोलन चला। उस समय सरकार को मजबूरन CBCID और न्यायिक जांच करानी पड़ी, उसका आदेश देना पड़ा। मुकदमा चला। 6 आरोपी, 6 पुलिस वाले जो है उनको आजीवन कारावास हुआ। उस समय सबसे ज़्यादा जो सक्रिय थे इस मुद्दे को लेकर वो समाजवादी नेता राजनारायण थे। और जो लोग राजनारायण जी के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि जब वो कोई मुद्दा उठाते थे तो किस तरह से उठाते थे। तो इसलिए इस मुद्दे का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर असर पड़ा। लेकिन इसी बीच ये सब जांच वगैरह चल रही थी, इसी बीच वो उस ASI की हत्या हो गई। पुलिस वालों ने मौके का फ़ायदा उठाया और माया त्यागी के देवर को इसमें फंसा दिया। माया त्यागी का देवर निर्दोष होते हुए भी जेल चला गया। ये कहानी है हमारी न्याय व्यवस्था की, हमारी जांच, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन का तंत्र है, उसकी। 29 साल बाद 1980 में गिरफ्तारी हुई, जेल गया। 2009 में वो अदालत से बरी हुआ, निर्दोष साबित हुआ। उसके जीवन के 29 साल ये व्यवस्था खा गई। कहीं कोई आवाज़ नहीं उठी, किसी ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई उससे। लेकिन माया त्यागी कांड, ये पुलिस का एंटाइटलमेंट, फिर आ रहा हूँ उसी मुद्दे पर, कि हमने वर्दी पहनी है, हमको अधिकार है, और अधिकार है कुछ भी तो करने का। आपका जिम्मा है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने शपथ ली है, आप जिस दिन आते हैं पुलिस फोर्स में उस दिन से कि कानून की रक्षा करेंगे। और ये भाव लेकर जो है ड्यूटी शुरू करते हैं कि हमको ही इस देश में सिर्फ कानून तोड़ने का अधिकार है। तो कानून हम तोड़ेंगे तो उसको सामान्य बात माना जाए, वरना
ईश्वर त्यागी और उनके साथ 2 साथियों का एनकाउंटर न होता। पुलिस वालों को इस बात का कोई डर नहीं था कि वो जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। उनको लगा बच जाएंगे, पुलिस में हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, कौन रोकेगा। लेकिन जनता का दबाव, जब जन दबाव होता है, जब जनमानस खड़ा होता है, तो इस तरह से अपराधी, चाहे वो पुलिस वाले ही क्यों ना हो, वो बैकफुट पर जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता का दबाव जब तक नहीं रहेगा तब तक ये व्यवस्था बदलेगी नहीं। जब तक उठकर खड़े नहीं होंगे तब तक बदलाव आएगा नहीं। तो ये जो त्यागियों की महासभा हुई है, अब इसने पूरा राजनीतिक रंग ले लिया है। डॉक्टर महेश शर्मा ने अपनी छोटी राजनीति के लिए पूरी पार्टी को फंसा दिया है। वो कई लोगों से राज्य में, बीजेपी में भी और सरकार में भी अपना स्कोर सेटल करना चाहते थे। उनको लगा ये मौका है, तो पहले उन्होंने एक स्टैंड लिया, अब दूसरा स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि इसका राजनीतिक नुकसान तो होने जा रहा है। तो अब आप देखिए किस तरह से उसको मोड़ देने की, ट्विस्ट करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि मेरा नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा था, इसलिए ये साजिश रची गई। क्या साजिश रची गई? क्या श्रीकांत त्यागी को आपके खिलाफ साजिश रचने वालों ने कहा कि उस महिला से बदसलूकी करें? क्या साजिश रचने वालों ने कहा कि आप बयान दें कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है? क्या आपके खिलाफ साजिश करने वालों ने आपसे कहा कि पुलिस वालों को गाली दे? सवाल ये है कि कहाँ नाम चल रहा था। उत्तर प्रदेश में जब भी कोई पद खाली होता है, चाहे अध्यक्ष का हो, मुख्यमंत्री का हो या दूसरा कोई बड़ा पद हो, उस सब में डॉक्टर महेश शर्मा का नाम ज़रूर चलता है। इसी से उनकी राजनीति चल रही है। ये नाम चलाने की जो राजनीति है, इससे उनका राजनीतिक रसूख बना हुआ है। मंत्रिमंडल में लिए गए, मंत्रिमंडल में अक्षमता के कारण बाहर कर दिए गए। अब अक्षमता के कारण बाहर कर दिए गए तो उसका भी दोष दूसरे लोगों पर, दूसरे लोगों ने षड्यंत्र किया उनके खिलाफ। लेकिन सवाल ये केवल महेश शर्मा का नहीं है, वो बहुत छोटे से प्यादे हैं इस पूरे खेल के। ये मानसिकता का सवाल है कि हम सत्ता में हैं, हम सांसद हैं, हम विधायक हैं, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो हमको विशेष अधिकार मिला हुआ है। हम कानून को हाथ में ले सकते हैं, हम कानून को तोड़ सकते हैं और कानून हमारा साथ देगा। ये जो भाव है, ये जो भाव है कि इस व्यवस्था पूरी हमारे अनुसार चले, नहीं चलेगी तो उसमें बाधा डालेंगे, नहीं चलेगी तो अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो एक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने पूरी उत्तर प्रदेश की बीजेपी को संकट में डाल दिया है, एक पूरे समाज को खिलाफ खड़ा कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि महेश शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन होने वाला है, क्योंकि एक हर जगह, हर पार्टी में आपको मिलेगा एक क्लिक काम कर रहा है। एक जो है, एक कोटरी कह लीजिए आप, एक चौकड़ी कह लीजिए, वो काम कर रही है। वो अपने स्वार्थ के लिए समाज का हित, पार्टी का हित, संगठन का हित, सरकार का हित, सब कुछ बलिदान करने को तैयार है। और महेश शर्मा जैसे लोग हर पार्टी में हैं, केवल भाजपा की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोग सफल होते रहते हैं, कामयाब होते रहते हैं। आखिर क्यों? ये सोचने की बात है। सिस्टम क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को इस्तेमाल करना जानते हैं, व्यवस्था को अपने साथ कैसे रखना है ये जानते हैं। इसलिए वो कुछ भी करें, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। लेकिन अब मामला वोट का आ गया है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज प्रभावशाली समाज है राजनीतिक रूप से। भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू होगी। कितनी कामयाब होगी, क्या होगा, उसके लिए क्या समझौता करना पड़ेगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस समाज में जो ये समझ रहे हैं आज भी 21वीं शताब्दी में कि वो श्रेष्ठ हैं और उनको अपने से कमतर लोग दिखते हैं और उनका अपमान करने का उनको अधिकार है, उनको फिर कह रहा हूँ, ये चेतावनी समझे वो कि संभल जाएं। समाज बदल रहा है, इस बदलाव की आहट सुनिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।